माँ, पापा, ये क्या तरीका है? बेटों के जीते जी आपने सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर दिया और ये इस घर को बेच भी रही है। कहते हुए सौरभ गुस्से में अपनी बहन निशा की ओर बढ़ा और गरजते हुए बोला, और निशा, तुझे शर्म नहीं आई अपने भाइयों का हक मारते हुए? ऊपर से तू मेरे माँ बाप का घर भी बेच रही है। निशा कोई जवाब दे उससे पहले ही गौतम जी गुस्से में बोल पड़े। हाँ, बेच रही है निशा घर। क्या कर लोगे तुम दोनों? गौतम जी ने एक नज़र अपने दोनों बेटों सौरभ और गौरव पर डाला, जो काफी गुस्से में निशा को देखे जा रहे थे। निशा अपनी माँ सीता जी और पापा गौतम जी के साथ उनके कपड़े पैक करवा रही थी कि अचानक से धड़ाक से दरवाजा खोलने की आवाज आई। तो निशा, गौतम जी और सीता जी सबकी नज़र दरवाजे पर गई तो सामने गौतम जी के दोनों बेटे सौरभ और गौरव गुस्से में बौखलाए हुए दरवाजे पर अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खड़े थे। दोनों बेटों के गुस्से भरे चेहरे को देखकर गौतम जी समझ गए कि आखिर बात इनके कानों तक पहुंच गई। अब जाकर बेटों को आया देख गौतम जी कुछ बोले कि तभी सौरभ अंदर आते हुए गरजते हुए बोला, माँ, पापा, ये क्या तरीका है? बेटों के जीते जी आपने सब कुछ बेटी के नाम कर दिया। इस बेटी के, और ये लालची इस घर को बेच रही है। शर्म भी नहीं आई इसे अपने भाइयों का हक मारते हुए? अपने भैया सौरभ की बात सुन निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गौतम जी गुस्से में चीख पड़े, हाँ, दे दिया मैंने अपना सब कुछ अपनी बेटी को, कर दिया मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम। जो भी बात करनी है मुझसे करो, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने उसके नाम किया है, इसलिए मुझसे बात करो। मेरी बेटी से दूर रहो। वाह पापा वाह, आखिरकार पट्टी पड़ा ही दिया ना आपकी इस लाडली ने आपको। सौरभ के साथ साथ गौरव भी बोल पड़ा, कर दिया ना आपको आपके बेटे से दूर। अरे निशा, तू कैसी बहन है रे? चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। तुझे शर्म नहीं आई? तेरे भैया भाभी भतीजे भतीजी है, फिर भी मायके की प्रॉपर्टी पर तेरी नज़र थी। निशा भले ही सौरभ और गौरव से छोटी थी, लेकिन समझदार सबसे ज़्यादा थी। वो जानती थी कि इस समय उसके भाई काफ़ी गुस्से में हैं, उनके मुंह लगना बेकार है, इसलिए वो शांत ही रही। सौरभ और गौरव के मन में जो आता गया निशा को खूब सुनाया। निशा की ओर से लगातार गौतम जी बोले जा रहे थे। सीता जी बेचारी आंखों में आंसू लिए न पति का साथ दे पा रही थी, न बेटों का साथ दे पा रही थी, और ना ही बेटी का साथ दे पा रही थी। ना बेटी गलत थी, ना पति गलत थे। गलती तो दोनों बेटों की थी, लेकिन माँ का दिल था जो गलती करने से पहले ही बेटों को माफ करने के लिए तैयार थे। एक बस गौतम जी ही थे जो गुस्से में बौखलाए हुए थे। वो किसी भी कीमत पर अपने बेटों को ना माफ करने के लिए तैयार थे और ना ही अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए। असल में सौरभ और गौरव अपनी अपनी शादी के बाद अपनी अपनी पत्नियों को लेकर दूसरे शहर नौकरी करने के लिए चले गए। शुरू शुरू में तो साल भर 6 महीने में कभी कभी गांव आ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके अब उन्होंने गांव आना ही छोड़ दिया था। यहाँ तक कि फोन पर बात करके कभी गौतम जी या सीता जी का हाल भी नहीं पूछते थे। और बहन निशा, वो तो उनके लिए कुछ भी नहीं थी, कोई मतलब ही नहीं था उससे। पत्नियों के साथ उनकी वहाँ पर अपनी अलग ही दुनिया बस गई थी। वहीं के अगल बगल के लोग रिश्तेदार हो गए थे, दोस्त हो गए थे, जान पहचान वाले हो गए थे। उन्हीं के शादी विवाह बर्थडे पार्टी से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली कि कभी गांव में पलटकर अपने बूढ़े माँ बाप की ओर देख भी ले। अब कभी कभी हालात ऐसे हो गए कि कभी कभी 4 साल पर, 3 साल पर, 2-3 दिन के लिए सौरभ या गौरव कोई भी आ जाता था, वो भी बिना परिवार के। गौतम जी ने बहुत बार कोशिश की, बहुत बार बोला भी कि बच्चों, अब हमारी उम्र का कोई भी भरोसा नहीं है, हम पके हुए आम की तरह है। छुट्टियों में कम से कम परिवार के साथ आ जाया करो। हमें भी बहू बेटों के साथ साथ पोते पोतियों को देखकर सुकून तो मिल जाएगा, उनके साथ रहने का सुख तो मिल जाएगा। लेकिन ना ही सौरभ तैयार होता और ना ही गौरव। यहाँ तक कि एक बार गौतम जी की हालत बहुत खराब हो गई थी। सीढ़ियों से गिरकर उनका पैर बुरी तरह से टूट गया था।
सर के पीछे बुरी तरह से चोट लग गई थी, बहुत खून निकला था। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। उस समय एक अकेली निशा ही थी जिसे सीता जी ने फोन करके बुलाया। बेचारी ससुराल से भाग कर आई और पूरे 1 महीने गौतम जी अस्पताल में रहे। इस 1 महीने के बीच सीता जी ने हजारों बार सौरभ और गौरव को फोन किया, गौतम जी के हाल के बारे में बताया। यहाँ तक कि सीता जी ने ये भी बोल दिया कि बेटा, पता नहीं तुम्हारे पापा बचेंगे भी या नहीं, इसलिए एक नज़र देख लो, वो बहुत याद कर रहे हैं तुम लोगों को। और वैसे भी ऐसी हालत में तुम दोनों की यहाँ ज़रूरत है। निशा बेचारी अकेले ससुराल के साथ साथ अस्पताल भी देख रही है। आखिर वो लड़की होकर इतने अकेले करेगी? 2-2 जगह की जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाएगी, छोटी भी है तुम लोगों से। लेकिन सौरभ ने तो साफ साफ कह दिया, माँ मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। सौरभ का सुनकर गौरव ने भी तुरंत कहा, माँ मैं तो कब से टिकट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा टिकट ही नहीं हो रहा है। आपको पता है ना, इतना लंबा रास्ता है, बिना टिकट के तो आना मुश्किल है। सौरभ और गौरव ने ऐसे ऐसे अपनी मजबूरी बताई कि सीता जी बेचारी सीधी सादी महिला बच्चों के झूठ को सच मान बैठी और उनसे बोली, बेटा एक काम करो, जब तक तुम लोग नहीं आते हो निशा संभाल रही है, लेकिन वो बेचारी अपने ही पैसे लगा रही है। बहुत अच्छे घर तो नहीं है ना, दामाद जी की कमाई भी इतनी नहीं है, उनके खुद के खर्चे हैं। कम से कम तुम लोग अस्पताल के खर्चे ही देख लो, कुछ पैसे ही भेज दो मेरे अकाउंट में या उसके अकाउंट में, जिससे दवाई तो ढंग से हो जाए तुम्हारे पापा की। लेकिन मजाल है कि सौरभ और गौरव के कान पर जू तक रेंगी हो। यहाँ तक कि सौरभ ने ये भी कह दिया, माँ निशा है ना, उसने तो पैसे नहीं मांगे ना आपसे, क्यों पीछे पड़ी हो? माँ वो भी बेटी है पापा की, उसका भी हक है पापा की सेवा करने का। अगर थोड़ा बहुत पैसे लगा रही है तो इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? आखिर बहन बेटी होती किस लिए है? तो पापा की सेवा करना उसका भी हक है। जब सौरभ ने साफ साफ पैसे देने से मना कर दिया तो भला गौरव क्यों पैसे देने लगा? दोनों ने अपना अपना रोना रोकर फोन रख दिया। बेटों की बात सुनकर सीता जी को बहुत धक्का लगा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके बेटे अपने बाप के लिए ऐसी बातें बोलेंगे। फिलहाल तो बड़ी मुश्किल से 1 महीने में धीरे धीरे जाकर गौतम जी की हालत में सुधार हुआ। बेचारी निशा घर और अस्पताल दोनों एक साथ संभाले हुई थी। गौतम जी के इलाज में जितने भी पैसे लगे थे सब निशा के पति ने लगाए, लेकिन सौरभ और गौरव ने 1 रुपया भी बाप के इलाज के लिए नहीं दिया। जब गौतम जी अस्पताल से छुटकर घर आए और सौरभ और गौरव के बारे में पूछने लगे तो पहले तो सीता जी ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन गौतम जी के जोर देने पर सारी बातें रोते हुए बता दी। सीता जी की बात सुन पहले तो गौतम जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके अपने ही बेटे उनकी ऐसी हालत में उनसे मिलने ही नहीं आए, उनकी देखभाल करने नहीं आए। जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने बेटों की थी उस समय उनकी बेटी उनके आगे खड़ी थी बेटा बनकर। माँ बाप के खाने पीने के खर्चे, उनकी दवाई के खर्चे, अस्पताल के खर्चे, सब कुछ उनकी बेटी ने देखा। उनके बेटों ने 1 रुपये भी नहीं लगाया अपने बाप के इलाज पर। ये सुनकर गौतम जी को बहुत धक्का लगा, दुखी हो गए बेचारे। यहाँ तक कि घर आने के बाद भी फोन पर कभी उनके बेटों ने उनका हालचाल भी नहीं पूछा। इसलिए अब गौतम जी का मन अपने बेटों से उब गया था, जिसके चलते उन्होंने भी कभी अपने दोनों बेटों को पलटकर फोन भी नहीं किया। वो मान बैठे थे कि अब मेरा कोई भी बेटा नहीं है, जबकि सीता जी लाख बातों को गोल गोल घुमाने की कोशिश करती। गौतम जी से कहती, देखिए जी आप बिना मतलब के अपने बच्चों से नाराज है। उन दोनों ने बहुत कोशिश की आने की, लेकिन उन्हें टिकट ही नहीं मिला। और आपको पता है ना, इतनी दूर रहते हैं कि 2-3 दिन उन्हें आने में लग जाता है। बिना टिकट के कैसे आ जाते? और सौरभ को तो ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। गौतम जी चुपचाप सीता जी को देखे जा रहे थे। वो सीता जी की हालत अच्छे से समझ रहे थे कि सीता माँ है और माँ होती ही ऐसी है।
माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं हो सकती। गौतम जी ने कहा, सीता, तुम मुझे बताने की कोशिश ना करो। मुझे अच्छे से पता है वो दोनों जानबूझकर नहीं आए होंगे। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि अगर मैं अचानक से मर भी गया होता तो भी ये दोनों नहीं आते तो क्या होता? मेरा अंतिम संस्कार भी क्या निशा को ही करना पड़ता? गौतम जी की बात सुन सीता जी रो पड़ी। नहीं जी, ऐसे मत बोलिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? सीता जी की बात सुन जाने गौतम जी के मन में क्या आया, क्या सोचा कि तुरंत ही सीता जी से बोले, सीता, मुझे तुम्हारे बच्चों पर जरा भी विश्वास नहीं रहा। भगवान ना करे कल को हमें सच में कुछ हो गया तो हम इसी घर में मर के सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये हमें छुए भी नहीं। देखो सीता, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैंने तो मान लिया कि मेरी बस एक ही बेटी है। मैंने कोई बेटा पैदा ही नहीं किया और तुम भी जितनी जल्दी सच्चाई को अपना लोगी तुम्हारे लिए सही होगा। मैं जा रहा हूँ वकील के पास। आज ही अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम करूँगा। मुझे पता है मेरे मरने के बाद भी सारा बोझ उसी के कंधों पर आएगा। वही बेटे और बेटी दोनों का फर्ज निभाएगी। और वैसे भी इतना खर्च हो गया है दामाद जी का, वो भी तो किसी के बेटे हैं। अपना घर परिवार देखने के साथ साथ हमें भी देख रहे हैं। उनका हमारे ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए मैंने फैसला किया है बहुत ही सोच समझकर। गौतम जी की बात सुन इस बार सीता जी कुछ भी नहीं बोली। उन्हें भी कहीं ना कहीं पति की बातें सही लग रही थी कि अगर सच में हम दोनों को कहीं कुछ हो जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक बेटी ही तो है जो हमारा हालचाल लेने आती रहती है। अगले दिन ही गौतम जी ने निशा और उसके पति को बुलवाया और सारी बात बताते हुए कहा, दामाद जी, मैं अपना सब कुछ निशा के नाम करना चाहता हूँ अपनी इच्छा से, इसलिए 2-3 दिन बाद मैंने वकील को बुलवाया है। तुम लोग आ जाना और सारे कागज सही कराकर अपने पास रख लेना। पहले तो निशा ने मना किया, लेकिन गौतम जी ने साफ साफ कह दिया, देखो निशा, तुमने बेटी होकर भी बेटे का फर्ज निभाया है। बेटों ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, तो हमारी एक एक पाय पर तुम्हारा ही हक है। अगर तुम लोगी तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी अनाथालय को दान करना पसंद करूंगा। लेकिन ऐसी निकम्मी औलाद को अपनी मेहनत की कमाई की एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और तुम बोलो, तुम्हें लेना है या नहीं? निशा ने पापा को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। निशा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, ठीक है पापा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आप कर दीजिए सब कुछ मेरे नाम, लेकिन फिर आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये घर बेच दूंगी और इन्हीं पैसों से अपने ससुराल में ही बगल में एक घर ले लूँगी। आप लोग वहाँ पर चलिए ताकि मैं ससुराल के साथ साथ आप लोगों को भी देख सकूं। यहाँ बार बार भागकर आना मुश्किल होता है। निशा को अपने पति का साथ बराबर मिल रहा था, इसलिए निशा की बात सुनकर गौतम जी भी तैयार हो गए, ये सोचकर कि बूढ़ी जान है, कब क्या हो जाए, बेटी के बगल में रहेंगे तो सही रहेगा। बस 2 दिन बाद वकील आने वाले थे। सारे कागज पत्र तैयार हो चुके थे। तब तक निशा अपने माँ बाप को अपने साथ ही ले जाकर रखना चाहती थी कि जाने ये खबर कैसे सौरभ और गौरव को लग गई। और पलक झपकते ही दोनों अपने परिवार सहित आकर गौतम जी और सीता जी के सामने खड़े थे और निशा को भला बुरा कह रहे थे। तो गौतम जी अपने बच्चों के ऊपर गरज पड़े, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? बताया किसने तुम लोगों को? गौतम जी की बात सुन व्यंग में सौरभ ने कहा, क्यों पापा, आप कुछ भी करेंगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हमें भी पता चल गया और कल रात ही पता चला है, तभी तो तत्काल में हम इमरजेंसी का टिकट कटाकर फ्लाइट से यहाँ आ गए हैं, इतने पैसे बर्बाद करके, ताकि आपको ये अनर्थ करने से रोक सके। गुस्से में बोल पड़ा सौरभ। गौरव ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, उसकी पत्नियां भी। अपने दोनों बेटों की बात सुन गौतम जी सीता जी की ओर देखकर हंस पड़े। देखा सीता, देखा,
ये है तुम्हारे 2 अनमोल रतन, जो बाप की मौत की खबर सुनकर तो आने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन प्रॉपर्टी हाथ से जाने की खबर सुनकर इमरजेंसी में टिकट कटाकर परिवार सहित चले आए। अब इनके पैसे खर्च नहीं हुए और ना ही ऑफिस की छुट्टियां की दिक्कत आई, ना ही टिकट मिलने में दिक्कत आई। और तो और एक ही नहीं, दोनों के दोनों आ गए, वो भी पूरे परिवार सहित। अब तो तुम्हें समझ में आ गया कि उनके लिए हम क्या मायने रखते हैं। सीता, मेरा फैसला बिल्कुल सही था। अगर आज निशा ना होती तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ निशा का ही रहेगा। मैंने मान लिया था कि मैंने कोई बेटा पैदा ही नहीं किया था। मेरी बस एक ही बेटी है और अब तुम भी मान जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत है। तुम खुद देख लो अपनी आंखों के सामने अपने दोनों अनमोल रतन को। माँ बाप से बढ़कर इन्हें पैसे और प्रॉपर्टी की चिंता है। सीता जी को खुद विश्वास नहीं हो रहा था अपने बच्चों पर, कि जिन बच्चों को वो रो रो कर अपने पापा के बारे में बता रही थी, उनकी तबीयत के बारे में बता रही थी, डॉक्टर ने उनके बचने की उम्मीद तक खत्म कर दी थी। इतना सुनने के बाद भी उनके बेटे आने को तैयार ही नहीं थे। 1000 बहाने थे उनके पास, और आज प्रॉपर्टी हाथ से जाने के नाम पर दोनों भागकर आ गए, वो भी पूरे परिवार के साथ। माँ की ममता तो थी सीता जी के अंदर, लेकिन माँ के साथ साथ वो पत्नी भी थी। पति का दर्द वो अच्छे से समझ रही थी और अपने बच्चों के सामने जाकर दोनों हाथ मजबूती से कमर पर रखते हुए एक कठोर शब्द में बोली, सौरभ और गौरव, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? आपको पता है ना, पापा ने सब कुछ निशा के नाम करने का फैसला किया है, इसलिए तो हम भागकर आ गए हैं। आप क्या चाहती है? आपके बच्चे भिखारी बन जाए, सब कुछ दे दे? उसकी शादी में इतना दान दहेज दिया, वो कम था क्या जो ये घर भी उठाकर दे रहे हैं? और आप, अब आपको बच्चों की याद नहीं आएगी? अब आप बन गई ना बेटी वाली, अब नहीं रो रो कर फोन करेंगे ना हमारे पास? सौरभ ने इतनी बदतमीजी से बोला कि अभी उसकी बात पूरी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि सीता जी ने एक जोर का थप्पड़ उसके गालों पर रखा। थप्पड़ सौरभ पर पड़ा, लेकिन असर गौरव पर भी हुआ। दोनों ही हैरानी से आंखें फाड़े सीता जी को देखने लगे। सीता जी गुस्से में चीखते हुए बोली, निकल जाओ मेरे घर से तुम दोनों हमारे लिए मर चुके हो। जब तुम दोनों को ये पता चला कि तुम्हारे बाप की हालत इतनी सीरियस है कि बचने की उम्मीद नहीं है, तो तुम दोनों ने मुझसे साफ साफ झूठ बोल दिया और आज कुछ पैसों के लिए, कुछ प्रॉपर्टी के लिए तुरंत कुत्ते की तरह भागते हुए आ गए। सही कह रहे थे तुम्हारे पापा, मर गए हो तुम दोनों हमारे लिए। हाँ, किया हमने सब कुछ निशा के नाम, और निशा ने ये घर बेचने का फैसला भी किया है। हम जाएंगे, रहेंगे निशा के बगल में, क्योंकि वो बेटी होकर भी बेटों का फर्ज निभाई है। कभी भी हमें किसी चीज़ की कमी महसूस होने ही नहीं दी। लगातार वो खड़ी रही, ससुराल के साथ साथ माँ बाप का भी दुख तकलीफ झेलती रही। वही आज से मेरी बेटी और बेटा है। और खबरदार, हमारे मरने के बाद भी तुम दोनों कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अब हमारा सब कुछ हमारी बेटी ही है, और वही हमें पार लगाएगी इस भवसागर से भी। चलो जाओ अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने से। कहते हुए सीता जी अपने दोनों बेटों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि उनके दोनों बेटों ने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, वो भी पैसों के लिए। फिलहाल सीता जी अपने फैसले पर, अपने पति के फैसले पर खुश थी। शायद उन्होंने बुढ़ापे के लिए अपने बूढ़ा पति को ही चुना। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ,
नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।